तो इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ शॉक, हीमोडायनामिक्स, थर्मोमेसलिज्म या इतनी जितने भी हमारा चैप्टर नंबर 4 है। काफ़ी सारे टॉपिक हमारे बच गए थे। मेरा एक ही टॉपिक कवर हुआ था हमारा, जो क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड। उसे हमने एक अलग जगह कवर किया था, चेकआउट कर सकते हैं आप। हीमेटोलॉजी में दिया जाएगा वो आपको ये। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इस टॉपिक इसमें दो है। तो वो जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो, और दूसरा टॉपिक जो है मैं अभी शुरुआत में एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो लास्ट में आता है शॉक के नाम से, लेकिन ये चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर करने सारे क्लिनिकल आने की संभावना सबसे ज़्यादा इसी पे रहती है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के हो। फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो आता है वो मैंने बता दिया था शॉर्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने कहा था उस समय कि मैं डिटेल से इसे एक्सप्लेन करूँगा पैथोलॉजी के नाम पे, क्योंकि पैथोलॉजी में भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस चैप्टर रहता है और अपने आप में एक संभावना रहती है कि इसका एक अपने आप में क्लिनिकल केस आए। ठीक है, इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। मेन चीज़ जो रहेगी वो आपके लिए रहेगी इसके इफेक्ट क्या क्या दिखते हैं। जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 15 नंबर में तो आपको पता होना चाहिए तो क्या क्या चीज़ क्या तो डायग्नोसिस बनाना होता है 5 नंबर में, 4 या 5 नंबर में, ऐसे 5 नंबर ही दे रहा है। नहीं तो 3 नंबर का देता है डायग्नोसिस बनाने का वो। उसके अलावा 5-6 नंबर में वो एक तरीके से मैकेनिज्म देता है। उसके अलावा टाइप्स पूछ सकता है आपसे, एक तरीके से टाइप्स मैं बता चुका हूँ, उसके मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कौन कौन से टाइप्स के स्ट्रोक हो गए। उसके अलावा स्टेजेस पूछ सकता है, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस समय। और उसके अलावा पूछ सकता है इसके आउटकम और मैकेनिज्म। आउटकम क्या क्या रहते हैं स्ट्रोक के, और उसके अलावा जो मैकेनिज्म क्या क्या रहते हैं वो इस चैप्टर में मैं इसी जगह में एक्सप्लेन करूँगा। वो सबसे मेन रहने वाली पैथोलॉजी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। यदि शॉक का टॉपिक पूछे तो 2 में से एक क्वेश्चन जरूरी होएगा। या तो वो मैकेनिज्म में से पूछेगा कि मैकेनिज्म क्या रहती है शॉक की डेवलप होने में, जो क्या क्या मैनिफेस्टेशन एक तरीके से पूछ सकता है मैनिफेस्टेशन शॉक के, या फिर एक तरीके से आउटकम पूछ सकता है क्या क्या आउटकम रहते हैं शॉक के। ये क्वेश्चन आपको गारंटेड रहेगा। कहे तो दोनों अलग अलग जगह मिल रहा है कि मैकेनिज्म भी पूछ सकता है और वो भी पूछ सकता है। ये टाइप वगैरह वाला भी देख लेना शॉर्ट वीडियो में, उसको एक हॉट टॉपिक है, उससे भी देख लेना। उसमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है, अलग अलग टाइप के शौक होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है। ये तो ये काफ़ी एक अंडर एस्टिमेट नहीं किए जाने वाला टॉपिक है, अंडर एस्टिमेट करते भी नहीं, इसलिए ज़्यादातर मैं देखा है लोगों को सही जाता है। तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं तब भी आपको फिर सही जाना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक का नाम है शॉक। ये चीज़ शॉक में भी मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सेप्टिक शॉक पूछा जाता है क्वेश्चन के नाम पे, क्योंकि पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजिकल एक्सप्रेशन सेप्टिक शॉक ज़्यादा पूछा जाता है। बट सेप्टिक शॉक ही पूछेगा आपसे, वो तो और जो चीज़ें उसमें तो खाली सीधे सीधे शॉक आ जाता है। थोड़ा सा और भी तो कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसके अलावा एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है, और चौथा आता है हमारा ये सेप्टिक शॉक। ये चौथे नंबर का टाइप है हमारा सेप्टिक शॉक। इसी के बारे में पूछता है डिटेल से यदि आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इसी मैकेनिज्म से असर करते हैं एक तरीके से इस पर। कोई सेप्सिस का मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन ही हो गया एक तरीके से। ये तो इसमें तो थोड़ी बहुत मैं टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ क्या क्या होती है। पहले आते हैं सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस होता है लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन। ये फिर आते हैं सेप्सिस के बाद होता है सेप्टिक शॉक। क्या होता है ये बता देता हूँ, डेफिनेशन होता है, समझ तो रहे हैं ना। लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन जो खाली उसकी बात कर रहे हैं, उसमें होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स तो हो ही था, वो ये इन्वॉल्व है एक तरीके से शॉक के लिए एक तरीके से। तो यदि वो ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं,
इस तरीके से, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, उससे ज़्यादा है सेप्सिस। ये क्या है कि इधर सब टाइप है, इस तरीके से सबसेट है सेप्सिस का, जिसमें क्या होता है हमारा, जैसे इसमें सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन होता है। ये सेप्टिक शॉक समझ गए, ये तो सबसेट है। तो इसलिए ये चीज़ आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। यदि मैं सेप्सिस लिख रहा हूँ, इसका मतलब कभी ये नहीं कि उसमें बस खाली सेप्सिस हुआ या बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह है वही इन्वॉल्व हो रहा है किसी ऑर्गन का। जो ज़्यादातर स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए बात कर लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम के लिए बैक्टीरिया की। लेकिन ये चीज़ याद रखना, उसका कार्डियोजेनिक इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, क्योंकि वो सबका सबसेट रहता है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक हर किसी कंडीशन में बिल्डअप हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप एंटीबायोटिक के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसको फ्लूइड चढ़ाने पड़ेंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे पूछना कि इसके लिए एंटीबायोटिक या फ्लूइड कब चढ़ा रहे हैं इसको। तो ये कि इसका बीपी ज़्यादातर कम मिलता है। जैसे मान के चलें, जब भी आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेते हैं तो बीपी कम मिलता है। उसका कारण ये है कि सेप्सिस का है, एडिमा हुआ या और जो मैनिफेस्टेशन बताऊँगा मैं, वो चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि क्या है कि वो एक तरीके से बैक्टीरिया कहीं पे भी आए, वो उसका असर सर्कुलेटरी लेवल पे आपको देखने को मिलेगा ही। ये सारा समझ गए। ये कि सेप्टिक शॉक में डेवलप होता है जनरली। यदि नहीं हो रहा है बीपी वगैरह ठीक है तो कोई बात नहीं है, बाकी की ज़्यादातर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक लगभग सेम रहता है। चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं का भी यदि आदमी भर्ती हुआ है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक सेम है। उसको क्लिनिक से पानी चढ़ाया जाता है, नॉर्मल सलाइन है वो चढ़ाया जाता ही है। ये तो अब हम आते हैं एक तरीके से सेप्सिस के मैकेनिज्म पे, जो कि मेन जानने वाला पॉइंट है आपके लिए। सेप्टिक शॉक काफ़ी सारी चीज़ों में बिल्डअप हो सकता है। तो ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है डायग्नोसिस में। मुझे याद है शायद एक बार मेरे पेपर में आया था, शायद क्वेश्चन यूसी का ही पेपर था। यूसी के पेपर में शायद यूसी के पेपर पहला पेपर था, दूसरा पेपर में ध्यान नहीं है, पहला पेपर था। उसमें आया था क्वेश्चन, उसमें पूरी हिस्ट्री ऐसे लग रही थी सेप्टिक शॉक है, लेकिन उसमें लिखा था लास्ट में डी डायमर टेस्ट पॉजिटिव। यदि डी डायमर लिख दिया, यदि मैंने शायद डीआईसी में भी आपको बताया था, डी डायमर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है डीआईसी को बताने के लिए। यदि डी डायमर लिखा है तो आप उसको कंसीडर करेंगे किसमें, एक तरीके से डीआईसी में। और यदि नहीं लिखा है सब कुछ सेप्टिक शॉक में कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से सेप्टिक शॉक जो डीआईसी मंगने की जो सेप्टिक शॉक है वो आगे चल के डीआईसी में भी डेवलप हो जाता है। ये कोई डीआईसी में क्या होता है कि तरीके से थ्रोम्बोसिस हो गई, जिसके कारण एक जगह सप्लाई है वो जा नहीं रही है, तो ये तरीके का इस्कीमिया डेवलप हो जाता है उसमें। लेकिन ये कि डीआईसी का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोलाइसिस हुआ, जैसे मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स का यूज हुआ, जिसके कारण क्या सारी प्लेटलेट एक जगह इकट्ठी हो गई, और इतने जिसके कारण क्या इस तरीके से प्लेटलेट्स की कमी बिल्डअप हो गई। मतलब मेन तो मतलब ये जाता है डीआईसी में, हम उससे एक्सपर्ट से देखते हैं। लेकिन वो क्या है, अल्टीमेट इफेक्ट के नाम पे वो इस्कीमिया डेवलप करता है। जिस जगह एक तरीके से ब्लड सप्लाई प्लॉट बनाएगा वो, वहाँ पे एक तरीके से उसके आगे वाले ऑर्गन में इस्कीमिया बिल्डअप कर देगा, जिसके कारण ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिलता है हमको। ये तो मैकेनिज्म ऑफ सेप्टिक शॉक की बात करते हैं। सबसे पहला है हमारे क्या, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन जब भी होता है तो कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं? माइक्रोबियल इन्फेक्शन से मैंने बार बार बताया क्या, टोल लाइक रिसेप्टर जो है इस तरीके से वो एक्टिवेट होते हैं। जो कि क्या, कौन सा सीक्वेंस पहचानते हैं? PAMPS वाला सीक्वेंस होता है, वो पहचानते हैं एक पैटर्न के नाम पे, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सीधे लिखा हुआ है रॉबिन्स में, मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बता नहीं रहा हूँ।
बस मैं उसको थोड़ा सा ईजी करके बता रहा हूँ, पहली पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। चार्ट से मत करना, चार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो ये है कि उसको टोल लैक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिसमें क्या है जी प्रोटीन रिसेप्टर भी होते हैं। ये चल उस पर नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं लास्ट में, क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करते हैं किसका, हमारे एनएक का बीटा का। ये एनएफ का बीटा का ट्रांसलेशन कृष्ण करने के बाद क्या होता है, एनएफ का बीटा रिलीज करता है हमारे मीडिएटर। कौन से मीडिएटर होता है ये पता होना चाहिए। तो इतने कहते हैं हमारे मीडिएटर रिलीज करता है। ये सारे होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, सारे के सारे को रिलीज करने का काम करता है हमारा ये जो हमने एनएफ का बीटा एक्टिवेट हो गया था ये, जिसके कारण लास्ट में क्या होता है हमारा एंडोथेलियल एक्टिवेशन है वो देखने को मिलता है। एंडोथेलियल एक्टिवेशन होने से क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, एंडोथेलियल के एक्टिवेशन होने से हमको क्या, एक ये चीज़ देखने को मिलती है जिसमें हमको क्या काफ़ी सारे मीडिएटर रिलीज होते हैं वेसोडाइलेशन कराने वाले। वेसोडाइलेशन कराने के नाम पे सबसे बड़ा मीडिएटर कौन सा याद आता है आपको, सबसे बड़ा मीडिएटर में तो एक ही ध्यान आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी और मीडिएटर भी होते हैं लेकिन आपको कौन सा याद रखना है मेन, आपको एन। ये तो ये रिलीज करेगा NO, क्योंकि मैं बताया नाइट्रिक ऑक्साइड भी किससे रिलेटेड होती है, इन्फ्लामेटरी प्रक्रियाओं से रिलेटेड होती है। और ये मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के भी टाइप होते हैं, तो मैं सर्कुलेशन में बताया था। एक मैंने बताया था किलिंग में जो इन्फ्लामेशन वाली किलिंग थी, और एक मैंने क्या बनाया था ब्रेन के केस में। ये ब्रेन का केस तो ज़्यादातर यूज नहीं होता, ये सबसे कॉमन रहती है सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये हम ब्लड वेसल पे आ गए, अभी ब्लड वेसल पे बात चल रही है। तो ये एक 5A निकालता है C5A, और उसके अलावा PAF होती है। ये जो सारे फैक्टर जो होते हैं वो किस में जिम्मेदार होते हैं, हमारे इस तरीके से वेसोलर डायलेशन में, वेसो डायलेशन कराने में सहायक होते हैं। क्या कहते हैं, वेसो डायलेशन कराते हैं, जिसके कारण क्या बिल्डअप होता है, हाइपोटेंशन बिल्डअप होती है। ये और क्या चीज़ होती है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन से, एंडोथेलियल एक्टिवेशन से जो है हमारा एडेशन मॉलिक्यूल का अपरेगुलेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमको फाइब्रोसिस वगैरह बनाना आसान हो जाता है किसी जगह। ये क्या हाइपोटेंशन होता था। उसके अलावा क्या होता है वाइसोडाइलेशन के कारण क्या इंक्रीज तो एडीमा भी डेवलप हो जाता है ये। और बात करके चलें क्या होता है, ये इसमें जानने का है और एक जो मेन जो मैकेनिज्म आती है वो आती है इम्यून सेपरेशन से रिलेटेड। तो इम्यून सेपरेशन कैसे होता है उसमें मैं दूसरी मैकेनिज्म बता देता हूँ। वो होता है हमारा प्लेटलेट एग्रीवेटिंग रिसेप्टर जो होते हैं, किससे क्या होता है, थ्रोम्बिन से जुड़ते हैं। थ्रोम्बिन जो होता है वो किसको एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट एग्रीवेटिंग रिसेप्टर को, जिसके कारण क्या होता है हमारा इन्फ्लामेशन होता है। क्योंकि क्या इन्फ्लामेशन तो पहले ही चल रहा है तो क्या स्टिमुलस जाता है हाइपर इन्फ्लामेशन को। ये
काउंटर इम्यून सप्रेशन डेवलप हो जाता है। काउंटर इम्यून सप्रेशन के लिए क्या क्या रिलीज होता है हमारा, इंटरल्यूकिन 10, और उसके अलावा क्या होता है TNF रिसेप्टर जो होते हैं, TNF बीटा जो होता है, वो एक तरीके से काम करता है किसमें, इम्यूनो सप्रेशन में। ये अब हाइपोटेंशन के कारण क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आउटफ्लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा क्या है कि जो जब भी आउटफ्लो कम होगा, तो मैंने बताया था हाइपोटेंशन से क्या होता है, हाइपोटेंशन से क्या होता है ब्लड स्टेसिस डेवलप हो जाता है, इस तरीके से टर्बुलेंस बिल्डअप हो जाता है। दोनों फैक्टर मिलकर क्या डेवलप करते हैं, हमारा टर्बुलेंस बिल्डअप करते हैं। स्टेसिस नहीं करेंगे, स्टेसिस वीनस का केस होता है तो स्टेसिस कहते हैं। तो टर्बुलेंस बिल्डअप करता है। टर्बुलेंस बिल्डअप होने के कारण क्या होता है, हमारा एक्टिवेशन हो जाता है किसका, थ्रोम्बोइन का। थ्रोम्बोजेनेसिस एक्टिवेशन हो गया, जिसके कारण के लास्ट में क्या हो गया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन डेवलप हो गया। और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन डेवलप हो गया तो क्या होगा, एक तरीके से आगे के टिश्यू को सप्लाई नहीं आएगी, जिससे क्या होएगा, टिश्यू इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। काफ़ी सारे मैकेनिज्म है, एक संकल्प नहीं होती है, की बात स्टेप कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते ये चीज़। इसी कारण लास्ट में क्या आता है हमारा, एक तरीके से ऑर्गन डिस्फंक्शन। लास्ट में मैं बता जो इंटरल्यूकिन 1 है, उसके अलावा क्या हुआ हमारा TNF हुआ। ये क्या करते हैं, इस तरीके से इनहिबिट करते हैं किसको, GLUT4 को। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इस तरीके से इंसुलिन रिलीज को सप्रेस करते हैं, जिसके कारण क्या डेवलप हो जाता है हमारा हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए आपको सारे इफेक्ट पता होने चाहिए। लास्ट में क्या आउटकम लेते तो हाइपरग्लाइसीमिया आता, जो कि सीधे डायरेक्ट मीडिएटर से जा रहा था। ये नॉर्मल केस में भी आपको मिल सकता है, फीवर हाइपरग्लाइसीमिया मिलना कोई बड़ी बात नहीं है कहीं पे भी। ऑर्गन डिस्फंक्शन मिल सकता है, उससे काफ़ी सारे कारण होते हैं ये। और उसके अलावा जैसे ये DIC मान के चले, यदि एक और बात बता दूँ, DIC किस में डेवलप होगा, टिश्यू इस्कीमिया के नाम पे किसके टिश्यू है, एड्रिनल टिश्यू इन्वॉल्व मानी चले। तो क्या डेवलप होगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण का फर्दर क्या डेवलप होगा, हमको ऑर्गन इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण का फर्दर हमको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ये तो इस तरीके से एड्रिनल इनसफिशिएंसी जरूर याद रखना ऑर्गन के नाम पे। ऑर्गन डिस्फंक्शन को एड्रिनल इनसफिशिएंसी जरूर से मेंशन करना है। मल्टी ऑर्गन लेके एड्रिनल डिफिशिएंसी अलग से मेंशन जरूर करना। उसके अलावा क्या मेंशन करना है आपको, टिश्यू एडिमा मेंशन करना है, DIC मेंशन करना है। यदि आउटपुट पूछे हाइपोटेंशन जरूर से मेंशन करना है ये। और उसके अलावा इम्यूनो सप्रेशन जरूर से मेंशन करना है। ज़्यादा जो कच्चा खाते मांस खाते लोग वो इम्यूनो सप्रेशन वाली नेगेटिव कम मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए PAP जरूर याद रखना। क्या है PAR, PAR का मतलब है प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। PAR क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर के नाम पे खाली का इतना ही लिख के आना होता है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी होती है, वो बाकी तो थ्योरी बना के आप लिखेंगे। समझने के नाम पे इतना ही समझाना होता है। ये चीज़ें कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ऑर्गन डिस्फंक्शन पूछ सकता है, पूरी आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके आनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। याद रखना ये चीज़ों को, ठीक है।
इसलिए हमारा ये जो है शौक तो ख़त्म हुआ और बच्चे कुछ टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे थे, उनको फटाफट ख़त्म करते चलते हैं। तो अगला टॉपिक रहने वाला है हमारा एडीमा के बारे में। एडीमा के बारे में बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिखूँगा कुछ भी नहीं, तो सारी चीज़ें पहले लिखवा चुका हूँ। तो एडीमा में मैंने बताया था 2 फैक्टर होते हैं एक तरीके से, फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करते हैं एक तरीके से, जो एक तरीके से फ्लूइड है वो नॉर्मल बाहर नहीं आता एक तरीके से। कोई ज़्यादातर देखें तो प्रेशर जो होता है हमारा ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा होता है वाटर का, और बाहर की तरीके से कम होता है, लेकिन फ्लूइड फ्री बाहर नहीं आता। उसमें बात करी थी तो हमारा जो वाटर को बाहर भेजने के लिए एक तरीके से कौन तक प्रेशर काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है बाहर की तरफ, और इस तरीके से अंदर भेजने के लिए कौन सा प्रेशर काम करता है, ओंकोटिक प्रेशर काम करता है। यदि उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें बन जाए, मान लीजिए फिर भी थोड़ा बहुत फ्लूइड बाहर आ रहा हो, तो उसकी क्लियर करने के लिए या उसको ड्राई बनाए रखने के लिए जो हमारा काम करता है वो करता है हमारा लिम्फेटिक्स। इन सभी की सीमा होती है, लिम्फेटिक्स भी किस लिमिट तक ये काम करता है। यदि ये इनमें दोनों में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो तो लिम्फेटिक्स भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर हमारा एडीमा डेवलप हो जाएगा। एडीमा एफ्यूजन कुछ भी हो सकता है, ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं, इस तरीके से एडीमा डेवलप होता है। एडीमा ध्यान रखें कि 2 प्रकार के होते हैं एक तरीके से, जो तो ट्रांसड्यूएट और एक होता है एक्सड्यूएट। एक्सड्यूएट जो होता है उसमें फ्लूइड के अंदर क्या है, हमारी इंफ्लामेटरी सेल है एक तरीके से, वो प्रेजेंट रहती है, हमारा सेल कंटेंट होता है वो ज़्यादा मिलता है, और ग्लूकोज कंटेंट कम मिलेगा। होगी सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का कंजप्शन कर लेगी सेल, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन में अंतर पूछ सकता है आपसे, ट्रांसड्यूएट वर्सेस एक्सड्यूएट। तो क्वेश्चन बता रहा हूँ खाली बस, एक्सड्यूएट वर्सेस ट्रांसड्यूएट ये होता है। एक्सड्यूएट वर्सेस ट्रांसड्यूएट में अंतर पूछ सकता है। ट्रांसड्यूएट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे खाली इन्फ्लामेटरी वाले सिस्टम में डेवलप होता है। इन्फ्लामेशन में ये जो डेवलप होता है वो हार्ट फेलियर जो होता है हमारा, उस केस में डेवलप होता है। रीनल फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उस केस में डेवलप होता है। कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे डेवलप करेगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो ओंकोटिक प्रेशर को कम कर देगा। कैसे, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिलीज कर देगा एक तरीके से हमारा एल्बुमिन को शरीर के बाहर, जिसके कारण क्या है एल्बुमिन की कमी देगी। यदि हेपेटिक डिजीज है किसी को, उसमें भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है एक तरीके से। जहाँ पे एक तरीके से इन्फ्लामेशन काम नहीं कर रहा, वहाँ पे कौन सा चीज़ काम करेगी, बड़ा ट्रांसड्यूएट वाली मैकेनिज्म जो है एक तरीके से काम करेगी। ये तो ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ट्रांसड्यूएट किसमें होता है, हेपेटिक फेलियर, हार्ट फेलियर और हेपेटिक फेलियर भी देख सकते हैं, हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर दोनों में देखने को मिलता है। क्या ट्रांसड्यूएट जिसमें एक तरीके से खाली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, उसके अंदर सेल नहीं होती, ना प्रोटीन होता है, खाली ग्लूकोज का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से कंजप्शन करने के लिए कोई सेल है नहीं है पीछे। ये इस प्रकार आप समझिए इस तरीके से एडीमा के टाइप्स होते हैं। इस तरीके से मैं बार बार बता देता हूँ, यदि या तो एक तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज किस कारण होता है, मेन तो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर के कारण इंक्रीज हो सकता है। या फिर इस तरीके से जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी, इस तरीके से ड्रेनेज जो होगा तो कंटेंट जो होगा इस तरीके से किसका, हमारे ब्लड का एक तरीके उसमें ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देगा। ये 2 मैकेनिज्म हो सकती है। और प्लाज्मा ओंकोटिक प्रेशर को भी बता रखा है, या तो इस तरीके से एल्बुमिन उसका मात्रा कम हो जाएगा। मात्रा कैसे कम हो सकती है, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाए, जैसे कि हेपेटिक सिरोसिस, या फिर इस तरीके उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाए, यानी कि रीनल फेलियर में। ये दोनों केस में हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, वो रीनल हाइपोपरफ्यूजन के नाम पे उस जगह भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये अब इसमें बात करके चले 2 प्रकार के एडीमा के नाम पे, पिटिंग एडीमा, नॉन पिटिंग एडीमा देखने मिलते हैं। पिटिंग एडीमा जो होता है वो हमको देखने को मिलता है ज़्यादातर केस में, जब भी हार्ट फेलियर हो या कुछ और भी हो रहा हो, हार्ट फेलियर केस में हमको पिटिंग एडीमा देखने को मिलता है। नॉन पिटिंग एडीमा खाली हमको थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में हमको देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं प्रीटिकल मिक्सड एडीमा। बाकी ज़्यादा पिटिंग एडीमा देखने को मिलता है। ये हार्ट फेलियर कैसे एडीमा डेवलप होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये तो हमारा कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डेवलप होता है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे वो क्या करता है, रीनल ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिससे क्या होता है रीनल एंजियोटेंसिन जो है सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लग जाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। लेकिन क्या है कि ये काम चाहिए, यदि मानिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कमी है हार्ट के, तब तो ये मैकेनिज्म काम करेगी नहीं ना। रीनल लेवल में तो खाली फ्लूइड का मात्रा बढ़ा सकता है,
तो ज़्यादा फ्लूइड की कमी आती है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी सी रहती है, मतलब कॉन्ट्रेक्टिलिटी घट आ गई है उसकी, तब तो काम नहीं करेगा ना। इसलिए क्या है कि वो एग्रीवेट कर देता है हार्ट फेलियर 2-3 जगह से। ये हालांकि ज़्यादा खासा जानने के लिए लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। लिम्फेटिक में होता है जो बचा हुआ थोड़ा बहुत होता है उसको लिम्फेटिक क्लियर करना पड़ता है। हालांकि लिम्फेटिक डिजीज जो है उनका भी योगदान होता है कुछ हद तक हमारे एक तरीके से एडिमा डेवलप होने में, जो कि किसकी जगह डेवलप होगी, ये तो मैं बताया कार्सिनोमा वगैरह हुआ, जिसके कारण का लिम्फेटिक्स का ऑब्स्ट्रक्शन है कार्सिनोमा इसी जगह घेर लेगा। जो भी हमारे लिम्फेटिक स्प्रेड वाले कार्सिनोमा, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, चाहे हमारे और कैंसर हुए, काफ़ी सारे कैंसर है ये। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन है जैसे पैरासाइटिक या बैक्टीरिया कॉन्केप्टी सुना होगा आपने, तो वो एक तरीके से क्या है हमारा उसमें एक तरीके से लिम्फेटिक्स को प्रोवाइड करता है वो, जिसके कारण क्या वो कि सिस्टम में वो लिम्फेटिक्स का वो खराब हो गया, जिसके कारण क्या हो गया हमारा एडिमा डेवलप हो गया। ये दूसरे चेहरे में आता है वो आती है हमारे हाइपरईमिया और कंजेशन। हाइपरईमिया कंजेशन में क्या होता था, हाइपरईमिया में बता दूं, जिसमें क्या है कि हमारा एक तरीके से दोनों कंडीशन में हमारा ब्लड है वो एक तरीके से ज़्यादा हो गया, किसके अंदर, एक तरीके से टिश्यू के अंदर। ये इस सिस्टम याद रखना, इन्फ्राक्टिव का मतलब ये होता है एक तरीके से हमारा सिंपल सी बात है जो एक तरीके से ब्लड है वो कम हो गया है जो ऑर्गन के लिए। और हाइपरईमिया कंजेशन में बात करें तो ना, तो उसमें क्या है कि एक तरीके से हमारा जो है ब्लड है वो ज़्यादा हो गया है। तो हाइपरईमिया के नाम पे बात करें चले, हाइपरईमिया में ब्लड यदि आर्टरी के नाम पे कैसे ज़्यादा चलता है, आर्टेरियल डायलेशन हो गया, आर्टरी डायलेट हो गई, जिसके कारण का जितना ब्लड जाना था उससे कहीं ज़्यादा ब्लड चला गया ये। और कंजेशन के नाम पे क्या हुआ, हमारा क्या है कि हमारा वीनस ड्रेनेज है वो एक तरीके से बंद हो गया, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण क्या है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है वो तरीके से इकट्ठा रह गया हमारा किसमें, एक तरीके से वीनस में। तो एक तरीके से क्या है हमारा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो हाइपरईमिया और कंजेशन इस प्रकार हमारे डेवलप हो जाते हैं। दोनों की मैनिफेस्टेशन लगभग सेम ही आएंगे, क्योंकि तरीके से ब्लड है वो जबरदस्ती का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है। मान के चले कि एक मरीज सही भी काम कर रही है, मान के चले वीनस ड्रेनेज सही काम कर रहा है, लेकिन उसकी क्षमता उतनी ही ब्लड ले आने की, जरूरत से ज़्यादा ब्लड आ गया तो ब्लड तो इकट्ठा रह जाएगा, और उसमें तो ब्लड वापस जाने का सिस्टम ही नहीं है। तो दोनों केस में कहेंगे हमारा उल्टा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस तरीके से इकट्ठा होता चला जाएगा। ये इसमें दोनों कंडीशन में क्या क्या देखने मिलता है आपको, उसमें देखने मिलता है हेमोसाइटोसिस लेडेन मैक्रोफेज देखने मिलती है। हार्ट फेलियर में कंजेस्टिव हार्ट फेल क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन जो होता है वो डेवलप होता है हार्ट फेलियर के कारण। कैसे डेवलप होता है, क्योंकि इस तरीके से इसमें क्या है कि हमारा हार्ट आगे पंप कर नहीं पा रहा, तो इसलिए ब्लड फ्लो के कारण जो बचता है ब्लड है वो पल्मोनरी लेवल पे अटक जाता है, पल्मोनरी पुलिंग कहते हैं। जब मैं हार्ट फेलियर एक्सप्लेन करूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। तो इसलिए वो चीज़ डेवलप हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा पल्मोनरी पुलिंग है, और उसके कारण जो हमें मैक्रोफेज देखने मिलती है वो हेमोसाइटोसिस लेड कहते हैं, और वो उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल। ये मेन जब आपसे पूछता है वो पूछता है आपका लिवर के नाम पे। तो लिवर के नाम पे जो सेंट्रल वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा साइनोसॉइड होते हैं, वीनस साइनोसॉइड होते हैं। मैंने वैसे माइक्रोस्कोपी समझाया होगी, वीनस साइनोसॉइड होते हैं सेंटर वाला एरिया। लेकिन जो पेरिफेरल एरिया होता है मैंने उसमें बताया ट्रायड था, कहते थे हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और क्या कहते हैं बाइल डक्ट का होता था। तो उसमें यही तरीके से जो सप्लाई होती है ब्लड की कुछ ना कुछ हद तक बनी रहती है। ये तो सप्लाई मतलब बाहर वाले रीजन को पहले होगी, अंदर वाले रीजन को बाद में होगी, जिसके कारण क्या होता है जो हमारा जो अंदर वाला एरिया जो होता है इस तरीके से लिवर का, उस पर क्या हमको क्या किसी कारण से हमको सेल डेथ जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन जो बाहर वाला एरिया है उसमें क्या खाली हमको बस फैटी लिवर देखने को मिलेगा। वो क्या है हमको और जो सगड़े मैनिफेस्टेशन होते हैं इस्कीमिया वाले टाइप के से वो हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ये ठीक है, इस तरीके से इस्कीमिया का रेड ब्राउन वगैरह वाला डेवलप हो जाता है ना, रेड ब्राउन स्टार्टेड डेवलप वो एक तरीके से सेंटर वाला रीजन मिलेगा, और बाकी जो बाहर वाला रीजन है उसमें खाली बस हमको फैटी चेंज हमको देखने को मिलेगा। ये तो इसे हम अपीयरेंस को कहते हैं नटमैग लिवर अपीयरेंस। ये चीज़ ध्यान रखना, इस दोनों में क्या चीज़ देखने मिलेगी, नटमैग लिवर अपीयरेंस।
क्यों देखने मिली, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। अब हम और आगे के टॉपिकों पे आते हैं, तो वो आता है हमारा थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में आपको सबसे मेन चीज़ याद रखनी है, वो आता है हमारा वर्चोव स्ट्राइड के नाम से। वर्चोव स्ट्राइड क्या होता है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे। एक तरीके से एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो कह सकते हैं, स्टेटस कह सकते हैं। हालांकि टर्बुलेंस के लिए ज़्यादा स्टेटस का हिसाब आ जाता है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के नाम पे। ये दोनों तीनों फैक्टर इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हैं। थ्रोम्बोसिस ऐसा कुछ नहीं कि तीनों फैक्टर मिलेंगे तभी थ्रोम्बोसिस डेवलप हो। ट्रायल के नाम पे ये है कि इस तरीके से ये तीनों फैक्टर यूजुअली पाए जाते हैं, और फैक्टर है वो नहीं मिलता इस तरीके से थ्रोम्बोसिस बिल्डअप करने के नाम पे। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्रॉड क्राइटेरिया हमारा इतने एंडोथेलियल इंजरी, काफ़ी सारे फैक्टर हैं एंडोथेलियल इंजरी डेवलप करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, एथेरी हाइपर कोएगुलेबिलिटी। तो ये वर्चोव स्ट्राइड एंडोथेलियल इंजरी के नाम पे किसके कारण होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हुए, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हुई, वो सारे तरीके से किस में डेवलप होता है, फिजिकल स्ट्रेस हुआ, इन्फेक्शन है, शायद मैं ले दूँ, इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन वाली प्रक्रिया हुई, या एक तरीके से क्या हुआ हमारा हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हुआ एक तरीके से। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया तो उसमें डालना चाहिए, तो हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया डाल दें, सिगरेट स्मोकिंग है, ये सारे एंडोथेलियल इंजरी। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के नाम पे मैं बताया था, 2 चीज़ हो सकती हैं। एक तो हो सकता है टर्बुलेंस ब्लड फ्लो। टर्बुलेंस भी एक तरीके से काफ़ी हद तक एंडोथेलियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वाली प्रक्रिया हो गई। तो मैंने बता दिया, तो लीनियर फ्लो रहता है ब्लड का, जिससे कारण का कनेक्ट तो होती नहीं है ब्लड सेल हमारी एक तरीके से सर्विस से। मान के जब ब्लड फ्लो एक तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस आए, जिससे कहा क्या ब्लड फ्लो क्या है कि उसके पास चला जाए, वो क्या मीडिएटर होते हैं ये चीज़ करने वाले हमारे, इंटरल्यूकिन-1, TNF अल्फा वगैरह। बाकी उनके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस बिल्डअप हो जाती है, जिसके कारण क्या है कनेक्टिवेशन होने लग जाता है कि वाइट ब्लड सेल का किसके संग, हमारे जो सेल ब्लड वेसल की बॉर्डर है उस संग कनेक्टिवेशन होने लग जाता है। और जो हमारी जो प्रक्रिया रोलिंग है, उसके अलावा क्या क्या एडेशन हुआ है, डेस्पेडियसिस हुई, वो हमको देखने को मिलती है। ये उनमें यही मैकेनिज्म काम होते हैं, टर्बुलेंस के कारण है। और दूसरी क्या होती है स्टेसिस। स्टेसिस क्या हो गया, एक तरीके से जो वीनस लेवल पे क्या है कि ब्लड एक तरीके से जमा हो गया एक जगह काफ़ी हद तक, जैसे कि एक तरीके से वेनस में देखने को मिलती है। वीनस में लॉन्ग स्टैंडिंग आदमियों में तो लॉन्ग डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो होते हैं इसी उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, और ज़्यादा स्टेसिस के कारण देखने को मिलता है, जिसके कारण का ब्लड फ्लो है वो जा नहीं रहा है, बस एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो वो एक तरीके से क्या हो सकता है हमारे स्टेटिस, वो एक तरीके से हमारा कोएगुलेबिलिटी होती है, थ्रोम्बोसिस होती है, इस तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस में बढ़ाने का काम कर सकता है। ये लास्ट में बात करते हैं हाइपर कोएगुलेबिलिटी में, जिसमें कौन से फैक्टर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना, फैक्टर 5 लेडन। यदि कॉन्जेनिटल बात कर रहे हैं ये, कॉन्जेनिटल के केस में आपको फैक्टर 5 लेडन याद रखना है कॉन्जेनिटल में। और एक्वायर्ड में आ जाता है, एक्वायर्ड में चाहे आपके OCP यूज हुई, OCP बैन हो जाता है, स्मोकिंग वगैरह वगैरह में OCP को अवॉइड करते हैं एक तरीके से, जो स्मोकिंग करने वाली महिला होती है क्या करते हैं, वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी डेवलप करता है हमारे OCP, जिसके कारण का थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि OCP तो है, उसके बाद स्मोकिंग भी हो गई। स्मोकिंग 2 तरीके से जो हमारे एंडोथेलियल इंजरी भी कर रही है, और ऊपर से क्या हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, जिसके कारण क्या है वो डेवलप हो सकता है। उसके अलावा मैं बताया एडवांस एज में भी हम अवॉइड करते हैं जिसको OCP या स्मोकिंग दोनों को। एक तरीके से ये सारे के सारे एक्वायर्ड फैक्टर होते हैं, या फिर एक तरीके से मैलिग्नेंसी हुई एक तरीके से, मैलिग्नेंसी है वो भी एक तरीके से हाइपर कोएगुलेबिलिटी वाला फैक्टर है, वो अदा करती है। ये मॉर्फोलॉजी आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी मतलब लाइंस ऑफ जीन,
लाइन्स ऑफ ध्यान में याद रखना, जो रेड जो एरिया होता है, रेड जो हो रहा था वो आरबीसी के कारण होता है, और पेल जो एरिया होता है, पेल जो एरिया होता है वो होता है हमारा प्लेटलेट्स के कारण। ये इसमें जो होता है ये चीज पूछता है, वो पूछता है हमारा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और वर्सेस क्या है वेनस थ्रोम्बोसिस। ये वेनस थ्रोम्बोसिस बताया ना, ज़्यादातर का स्ट्रेसेस के कारण डेवलप होता है, और ये हमारे क्या एंडोथेलियल इंजरी के कारण डेवलप होता है, एंडोथेलिया टर्बिडिटी के कारण डेवलप होता है। इसमें क्या है कि वो क्या प्लेटलेट्स को कंटेन करता है बहुत ज़्यादा मात्रा, जिसके कारण क्या है ज़्यादातर का ये पेल होता है, पेल होता है वो, ये एक तरह पे प्लेटलेट रिच होता है, और ये क्या होता है हमारा रेड होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये तरह से आरबीसी रिच होता है। ये इसने पता चल गई। बाकी आप अंदर काफ़ी सारे होते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, चाहे तो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि ये मेरे का जो सिलेबस थोड़ा पीछे जा रहा है। तो अब हम लास्ट टॉपिक से पहुँच रहे हैं हमारे किस पे, एम्बोलिज्म पे। मतलब लास्ट जो पे मान लीजिए एम्बोलिज्म क्या हो गया हमारा, इस तरीके से कोई भी सॉलिड पार्टिकल हुआ है हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन से काम पहुँच गया, इस तरीके से थ्रोम्बस हट के दूसरे ऑर्गन पे जाइए, वहाँ पे उसने इस्कीमिया डेवलप कर दिया, उसे क्या कहते हैं हम, एम्बोलिज्म। ये एम्बोलस का होता है कि सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि हमारे जो पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस से माइग्रेट करके दूसरी जगह चला जाता है, और वहाँ पे क्या है टिश्यू डिस्फंक्शन कर देता है। टिश्यू डिस्फंक्शन करके तभी उसका एम्बोलिज्म बोलेंगे, नहीं कर रहा है ऐसे पड़ा हुआ तो उसका एम्बोलिज्म नहीं बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है सबसे कॉमन, ये चीज़ बताने चाहिए, सबसे मेन जो पूछा जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसके कारण किया जाता है, हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण किया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसके कारण होता है, हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण डेवलप होता है। ये जिसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। ये बस ये चीज़ याद रखनी है। और उसके अलावा क्या है, कोई यदि ये हमारे दो आर्टरी के बीच में टकराया तो उसे सेडल एम्बोलस कहते हैं, सेडल एम्बोलस। ये है मेरे साथ ध्यान है, हमारे मास्टर काफ़ी तरीके से ध्यान दिया करता है, हमारा स्पेशल मास्टर था, अब क्यों ध्यान देता था पता नहीं, क्वेश्चन भी डाल चुका है एक दो बार इस पर। यदि थोड़ा सा लार्ज एम्बोलस है वो हटाइए हमारे पल्मोनरी वेसल्स में, तो उसे क्या कहते हैं, सेडल एम्बोलस। यदि लार्ज साइज में तो कहते हैं सेडल एम्बोलस। दूसरे आता है सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो कि क्या ज़्यादा क्या मूरल थ्रोम्बाई के कारण डेवलप होता है, जो कि किस तरीके से ऑर्गन डिस्फंक्शन करने का काम करे। एक होता है हमारा फैट एम्बोलिज्म, जो ज़्यादा स्केलेटल इंजरी के कारण जो हमारा इस स्केलेटल के अंदर क्या होता है, फैट होता है एक तरीके से, पहले बोन बन के रहती है, बाद में जैसे फैट में डेवलप हो जाता है, तो वो क्या कॉन्टैक्ट में आ जाता है। इस तरीके से फैट किसके साथ, जो वेस्कुलेटर के कारण, जिस रिगार्ड क्या डेवलप होता है, फैट एम्बोलिज्म है। उसके अलावा एयर एम्बोलिज्म में तो हमने बहुत ही बार पढ़ा हमने ढंग से, ये तरीके से क्या डीकम्प्रेशन सिकनेस है, केसियल डिजीज पढ़ा हमने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है। गैस एम्बोलिज्म में एम्ब्रियो ट्यूब फ्लूइड के कारण हमारा डीएसी है वो डेवलप हो सकता है। ये तो इस तरीके से हमारा एम्बोलिज्म हो गया। इन्फ्राट के नाम पर ध्यान रखें, दो प्रकार के इन्फेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा रेड इन्फेक्ट। रेड इन्फेक्ट कैसे कारण डेवलप होता है, वीनस इंक्लूजन के कारण डेवलप होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा एक तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इकट्ठा होता चला जाता है, किसमें, रेड उस एरिया में। और वाइट इन्फेक्ट किसके कारण डेवलप हो जाता है, इस तरीके से हमारा जो आर्टीरियल सप्लाई है उसका अक्लूजन हो जाए। ये आर्टीरियल सप्लाई का अक्लूजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा एक तरीके से वाइट इन्फेक्ट डेवलप होता है। और एक तरीके से यदि हमारे क्या है कि वीनस ड्रेनेज में एक तरीके से दिक्कत आ जाए, मतलब वीनस ड्रेनेज में दिक्कत आ जाए, तो इसलिए रेड इन्फेक्ट है वो डेवलप होता है। तो इस प्रकार हमारा लेक्चर है वो इस चैप्टर रिलेटेड खत्म हो गया। काफ़ी अच्छा हमने शॉप को एक्सप्लेन किया, बाकी हमने ऐसे ऐसे उठा दी, क्योंकि उसमें जो मैं बता रहा हूँ वो इतना ही काफ़ी है। इसमें वेट चैप्टर पूछता जाता है, पूछता था एक ही दो नंबर क्वेश्चन आता है, आंसर वाले क्वेश्चन है वो कर लेना एक बार। ये मैं हर चीज़ को नहीं कराऊंगा, मैंने पहले ही बोला था ये, तो इसलिए हमारा काफ़ी अच्छा वो सिलेबस होने को आ रहा है। धीरे धीरे हम चले रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बातचीत करेंगे आगे चल के, और न्यूप्लेजिया के बारे में बातचीत करनी है आगे चल के हमें।